हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। किसी भी ड्रग या फिर किसी भी कॉस्मेटिक को किस तरीके से पैक करना है, उसे उसका जो लेवल है कंटेनर के ऊपर वो किस मैनर में होना चाहिए, उनमें किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाई है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, ड्रग या कॉस्मेटिक को अच्छे तरीके से पैक नहीं करते, उसका लेवल मेंटेन नहीं करते हो, तो उसके लिए क्या ऑफेंस एंड पेनाल्टीज है, इन सारी चीज़ों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। किसी भी प्रोडक्ट को लेबल करने के लिए उसका जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। द फ्लोइंग पार्टिकुलर शैल बी आइदर प्रिंट और रिटन इन एडिबल इंक। जो भी चीज़ उस पर लिखा जाए लेबल पे, वो क्या होना चाहिए, आइदर प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए या फिर रिटन फॉर्म में, वो भी एडिबल इंक से। एंड शैल अपेयर इन कॉन्स्पिक्यूअस मैनर ऑन द लेवल ऑफ इनरमोस्ट कंटेनर फॉर ऑफ एनी ड्रग्स एंड ऑन एवरी अदर कवरिंग इन विच द कंटेनर इज पैक। और ये जो लेवल है वो सारे क्या होना चाहिए, ड्रग के जो कंटेनर है, इनर कंटेनर, उस पर भी होना चाहिए, और जो कंटेनर में वो पैक किया गया है, सेकेंडरी कंटेनर, उस पर भी लेवल पूरी तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद जो लेवल में फर्स्ट चीज़ है वो है, फर्स्ट पॉइंट, ड्रग नेम। ड्रग का नेम होना चाहिए, कौन सा ड्रग है वो उसका नाम होना चाहिए। तो इसमें दे रखा है द प्रॉपर नेम ऑफ ड्रग शैल बी प्रिंटेड। जो ड्रग का प्रॉपर नेम है वो क्या होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, और रिटेन इन मोर कॉन्स्पिक्यूअस मैनर देन द ट्रेड नेम इफ एनी। या तो ड्रग का नाम किस चीज़ में रिटेन होना चाहिए या फिर प्रिंट, ये ट्रेड नेम में, जो उसका ब्रांड नेम हो गया, या फिर उसको जेनरिक फॉर्म में भी, अगर कोई ड्रग्स है तो जेनरिक फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ठीक ना। इस तरह नेट वेट, सेकेंड पॉइंट में इसका, तो नेट वेट में क्या होना चाहिए, वेट जो कितना वजन का है वो, वॉल्यूम, ठीक है ना, अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका कितना वॉल्यूम है, इन मैट्रिक सिस्टम और यूनिट, या फिर वो मैट्रिक सिस्टम में लिखा होना चाहिए या फिर यूनिट में लिखा होना चाहिए। ठीक ना। कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो जो ड्रग सॉल्यूशन हो या फिर कोई सा भी फॉर्म हो, कोई सा भी डोसेज फॉर्म हो, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो हम बात करें ओरल लिक्विड्स की, ठीक ना, तो ओरल लिक्विड्स में दे रखा है इंग्रेडिएंट को हमें किस फॉर्म में शो करना है। कंटेंट पर सिंगल डोज, ठीक, दैट इज 5 ml और मल्टीपल देयरफॉर। कोई भी सा भी लिक्विड हो उसमें क्या होना चाहिए, यूनिट मिलीलीटर में होना चाहिए, दैट इज वो सिंगल डोज के फॉर्म में दे रखा है। इफ़ डोज इज बिलो 5 ml देन पर मिलीलीटर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई सा भी लिक्विड फॉर्म हो, वो अगर 5 ml से ज़्यादा हो उसका सिंगल डोज, तो उसको सिंपली लिखेंगे -ml। ठीक है ना। अगर 5 ml से उसका कंटेंट कम हो तो लिखेंगे देन पर ml। ओके। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट जो इसका दे रखा है, लिक्विड पेरेंटल। कोई सा भी लिक्विड पेरेंटल फॉर्म हो, ठीक ना, तो उसका जो ये कंटेंट हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट शो करना है वो इस फॉर्म में होगा, कंटेंट पर मिलीलीटर के फॉर्म में, क्योंकि इन परसेंटेज और पर डोज। ठीक ना, या तो आप उसे परसेंटेज में शो करें या फिर पर डोज में। इसी तरह है सॉलिड पेरेंटल। अगर पेरेंटल के थ्रू दी जाने वाली कोई सा भी ड्रग सॉलिड फॉर्म में हो तो उसको पर ग्राम या पर मिलीग्राम या फिर इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ये तीनों फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कोई टैबलेट, कैप्सूल या फिर कोई पिल्स हो तो कंटेंट पर टैबलेट, कैप्सूल या फिर पर पिल के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। या फिर वो फॉर द प्रिपरेशन कंटेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय वेट, ठीक है ना, वेट बाय वॉल्यूम और यूनिट्स पर ग्राम या फिर मिलीलीटर के फॉर्म में होना चाहिए। उसी तरह जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। जो भी मैन्युफैक्चरर, जिस कंपनी ने उसे बनाया है, उसका क्या होना चाहिए, नाम और एड्रेस। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस नंबर या फिर और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होनी चाहिए। इसी तरह जो इसका 6 नंबर पॉइंट है वो है बैच नंबर या फिर लॉट नंबर उस प्रोडक्ट का होना चाहिए। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
MFG डेट आप देखते होंगे सारे कंटेनर में, और एक्सपायरी डेट किस डेट पे वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है फ्री सैंपल टू मेडिकल प्रिपरेशन, फिजिशियन सैंपल नॉट बी सोल्ड। कोई सा भी प्रोडक्ट बनता है उसका एक सैंपल फॉर्म दिया जाता है जो कि फिजिशियन को ट्रायल के लिए दिया जाता है, तो उस पर प्रिंटेड होना चाहिए नॉट टू बी सोल्ड, ये बेचने के लिए नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एल्कोहलिक प्रिपरेशन। अगर कोई प्रिपरेशन क्या हो, एल्कोहलिक हो, इफ़ एल्कोहलिक कंटेन एक्सीड 3% बाई वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल मस्ट बी मेंटेन ऑन द लेबल। और कोई सा भी एल्कोहलिक प्रिपरेशन आप लेते हो उसका जो परसेंटेज वो 3% से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में आप मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है आपको लेवल में कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें जो एल्कोहल का कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है 3% से, ठीक ना। तो इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑफ हैंडलिंग, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज ETC। आपको उस कंटेनर के उस लेवल पे सारी चीज़ें लिखनी होगी कि इसे किस तरीके से हैंडल करना है, इसका यूज किस तरीके से होना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो और स्टोरेज कैसे हो, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस MRP, ठीक ना। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हेयर डाई कंटेन कोल टार कलर्स। अगर हेयर डाई हम लेते हैं और वो कोल टार कलर्स उसमें मिला हो, ऑन इनर एंड आउटर लेवल बहुत क्या होना चाहिए, उसके इनर और आउटर लेवल पे भी प्रिंट होना चाहिए इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। अगर कोई प्रोडक्ट लोकल होती है, अगर किसी स्टेट में स्टेट वाइज ही वो सप्लाई होती है किसी स्पेशल स्टेट में, तो उस स्टेट का जो लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, तो वो भी उसमें प्रिंट होना चाहिए और इंग्लिश तो होना ही चाहिए। और कॉशन मतलब इसका बचाव, ठीक। द प्रोडक्ट कंटेन ingredient in which may cause skin irritation in certain case and to be preliminary test according to the accompanying डायरेक्शन शैल भी फर्स्ट बी मेड। तो इसमें ये चीज़ें भी होनी चाहिए। द प्रोडक्ट शैल नॉट बी यूज बाई डाइंग द आईलैश और आईब्रो सच इफ़ यूज में कॉज ब्लाइंडनेस। और डाई प्रोडक्ट जब भी आप लेते हो तो उससे कभी भी आईब्रो या फिर आईलैश को क्या करना चाहिए, ड्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। टूथपेस्ट के केस में देखें तो टूथपेस्ट कंटेनिंग फ्लोराइड, अगर कोई टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिक्सअप है तो फ्लोराइड कंटेंट इन ppm, तो उसको आपको यूनिट को शो करना होगा ppm के फॉर्म में कि कितना % उसमें फ्लोराइड कंटेंट है। डेट ऑफ एक्सपायरी और उस प्रोडक्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी भी उसमें होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट वन दे रखा है वो है स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। किसी भी स्पेशल प्रोडक्ट को किस तरीके से उसमें लेबल करना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उस चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें दे रखा है शेड्यूल C1 कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आते हैं तो उसका स्पेशल लेवल में क्या होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपायरी, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है और उसका एक्सपायरी डेट, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, ये C1 कैटेगरी के ड्रग्स में होनी चाहिए। उसी तरह जो ड्रग शेड्यूल G के अंदर आते हैं उसके अंदर क्या देनी चाहिए उसका लेवल में, इट इज़ डेंजरस टू बी टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन। ये जी कैटेगरी के शेड्यूल G कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं उसके अंदर दिया होता है कि आप विदाउट मेडिकल सुपरविजन के में लेते हो तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसी तरह जो ड्रग शेड्यूल H के आते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो सिंबल RX से उसको डिनोट किया जाता है, जो कि टॉप कॉर्नर में होते हैं, ठीक है ना। टू बी सोल्ड उस पर प्रिंट होता है, टू बी सोल्ड बाई रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्ट्रिक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। और उस पर ये लिखा भी होता है कि ये जो प्रोडक्ट आप सोल्ड करोगे, आप इसे जब बेचोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन पे भी होना चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आप शेड्यूल H कैटेगरी के ड्रग्स को सोल्ड नहीं कर सकते हो। फॉर नार्कोटिक और या फिर साइकोट्रोपिक ड्रग्स को ले तो उसके लिए सिंबल NRX से होता है। और आप कोई सा भी ड्रग्स देख लो, कोई सा भी कंपनी का कोई सा भी ब्रांड का ड्रग, ठीक है ना, उसमें जो भी नार्कोटिक या फिर साइकोट्रोपिक ड्रग्स रहेगा उसका सिंबल NRX से डिनोट रहेगा, वो भी रेड कलर में, और इसके नीचे एक लंबा सा रेड कलर का लाइन होता है, ये कॉमन होता है, ठीक ना। तो वो टॉप लेफ्ट टॉप मतलब बाई साइड ऊपर में दिया रहता है ये, और वो भी रेड इंक से।
टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन प्रेस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो भी वैसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन के अलावा आप इसे सोल्ड नहीं कर सकते हो, नहीं बेच सकते हो। इसी तरह शेड्यूल एक्स की कैटेगरी के अंदर जो आते हैं उसके अंदर शेड्यूल एक्स आर एक्स लगा होता है, वो भी रेडिंग से लिखा होता है, ठीक ना, लेफ्ट कॉर्नर पे टू बी सोल्ड बाय रिटेल और इससे भी हम किस पे सोल्ड करेंगे तो प्रेस्क्रिप्शन पे। इस तरह आता है नेक्स्ट टॉपिक जो इसका दे रखा है प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लोशन, ठीक ना, लाइनिमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, लिक्विड, एंटीसेप्टिक। ओके। इस तरह जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो फार्माकोपियल प्रिपरेशन। अगर कोई सा भी फार्माकोपियल प्रिपरेशन से तो वो आईपी रहेगा इंडियन फार्माकोपिया, या फिर बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूटीसी उसका मेंटेन रहता है। ये स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, स्पेशल लेबलिंग के लिए। इस तरह जो इसका नेक्स्ट आता है वो है पेटेंट एंड प्रायोरिटी मेडिसिन, ठीक ना, उसका क्वांटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। कोई सा भी मेडिसिन जो कि पेटेंट है, ठीक, तो उस केसेस में उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका क्वांटिटी को भी शो किया रहेगा। अगर वो क्वांटिटी सॉल्यूशन में होगा तो उसे मिलीलीटर में, या फिर सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये एमजी, या फिर मिलीग्राम, या फिर ग्राम में के फॉर्म में होगा। इसी तरह नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक ना। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल एफ के अंदर। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। द स्टेटमेंट यूज द सॉल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग ऑफ कंटेनर। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब भी आप कोई ऑप्थेल्मिक लेते हो, चाहे वो कोई ऑइंटमेंट हो या फिर कोई सा भी आई ड्रॉप हो, तो उस केसेस में क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को आपने यूज करना है कितना, एक विद इन मंथ के अंदर उसे यूज करना है। जब 1 महीना हो जाए तो फिर आपको उस डोसेज फॉर्म को यूज नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के कंटेनर पे लिखे ही लिखे होते हैं। नेम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज, उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है उसका नाम और कंसंट्रेशन भी दिया रहता है। नॉट फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए ये नहीं बना होता है। स्टोरेज इंस्ट्रक्शन उस पर दिया रहता है, और वार्निंग भी दिया रहता है। वार्निंग में फर्स्ट दे रखा है इफ़ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीज। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो आपको क्या होना, इरिटेशन बढ़ रहा है या फिर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करोगे। डू नॉट टच ड्रॉपर टिप, ड्रॉपर का जो टिप है उसको टच कभी भी हाथ से नहीं करना चाहिए। और द अदर डिस्पेंसिंग टिप, ठीक ना, टू द सरफेस इंसिस सिंस दिस में कॉन्टामिनेटेड द सॉल्यूशन। और अगर आप उसको टच करते हो तो इसकी वजह से वो क्या होता है, सॉल्यूशन कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। इस तरह उसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है मेडिसिन फॉर एनिमल्स। एनिमल्स का जो मेडिसिन आता है उस पर लिखा ही रहता है नॉट फॉर ह्यूमन यूज, ये ह्यूमन के यूज के लिए नहीं है। फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, ठीक ना। सिम्बॉल डिपिकेटिंग द हेड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, और उस कंटेनर के ऊपर लेवल पे एक एनिमल के हेड का सिंबल बना रहता है। स्पेसिमेन लेवल, अगर हम देखें तो स्पेसिमेन लेवल में शेड्यूल एच कैटेगरी के ड्रग के अंदर कुछ इस तरह की लेवल रहता है। इच अनकोटेड टेबलेट कंटेन, जो भी हो, एजिथ्रोमाइसिन एस्टोलेटेड आईपी के अकॉर्डिंग है, इक्विवेलेंट टू इरिथ्रोमाइसिन कितना उसमें 500 mg। डोसेज एज डिसाइड बाय फिजिशियन, स्टोर इन कूल डार्क एंड ड्राई प्लेस। शेड्यूल जी के अंदर आता है वार्निंग दे रखा है कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के सोल्व नहीं कर सकते हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, बैच नंबर हो, किस बैच में वो बना है, उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और उसका एमआरपी क्या होना चाहिए, ठीक ना। सारे टैक्स इंक्लूडिंग ऑल टैक्स के, मैन्युफैक्चर बाय किस कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग किया गया, XYZ जो भी फार्मास्यूटिकल हो। इसी तरह इंटरनल यूज के लिए जो भी बनाया, जैसे पोवेडिन ओयोडिन ऑइंटमेंट हो गया, तो इसके लिए दे रखा है पोवेडिन यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 5% लिया गया है। ये लेवल का एक मैनर आपको सिंबल दिया गया है। इस तरह शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, तो शेड्यूल एक्स कैटेगरी में आप देख सकते हो XRX लिख रखा है। ये एक सैंपल हो गया शेड्यूल एक्स कैटेगरी के ड्रग्स का। इसी तरह शेड्यूल जी कैटेगरी के ड्रग्स का एक सिंबल आपको दे रखा है लेवल का। इसके बाद जो इसमें दे रखा है वह है लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स।
आप किसी भी सैंपल में यूज करने के लिए जो कलर परमिटेड है, जिसको परमिट किया गया है, ठीक ना, वो कलर का दे रखा है। नो ड्रग सेल कॉन्टेन अ कलर अदर देन द स्पेसिफाइड बिलो। कोई सा भी ड्रग्स इन जो दे रखा है आपको, नेचुरल कलर्स, आर्टिफिशियल कलर, और इसमें जो कलर्स दे रखा है उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में ड्रग्स का इसके अलावा कोई सा भी कलर्स का यूज नहीं होता है। जैसे नेचुरल कलर में दे रखा है एनाटो, कैरोटीन, क्लोरोफिल, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, येलो ऑक्साइड ऑफ आयरन एट्सेट्रा, जो भी हो, ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये सारे नेचुरल कलर्स में आते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल कलर में दे रखा है कैरामेली, रिवोफैल्विन यूज होते हैं। इस तरह कोल टार में दे रखा है क्विनाजेरिन, ग्रीन एसएस, बहुत सारे कलर्स दे रखे हैं इसमें, एलिजेरिन, साइनाइन, ग्रीन एफ, इस कलर्स का नेम है, इंडिगो, देख सकते हो आप। इस तरह इसका जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है लैक ऑफ एल्यूमिनियम और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी ऑफ द वाटर सोल्यूबल कलर्स लिस्टेड एबव, आपको दे रखा है, ठीक ना। इस तरह जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है द लेवल ऑन द कंटेनर ऑफ ड्रग्स कॉन्टेनिंग अ परमिट कलर शैल इंडिकेट द कॉमन नेम ऑफ द कलर। कोई सा भी कॉमन नेम उसका कलर्स में दिया रहता है जो कि परमिट हो रहा था। तो और नेक्स्ट इसका जो पॉइंट दे रखा है ऑफेंस एंड पेनाल्टी। तो इसका जो लेवलिंग और पैकिंग का जो ऑफेंस एंड पेनाल्टी वो सेम है किसकी तरह, सेल्स ऑफ ड्रग्स की तरह। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि ये मैं ऑफेंस एंड पेनाल्टी है किसकी, सेल्स ऑफ ड्रग का, तो उसका लिंक मैंने दे रखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।